बनाया ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया ए बी सी त्रिभुज। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। दुनिया में जैसे हर आदमी के लिए एक औरत बनाई है खून चूसने के लिए, वैसे ही हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल है। देखो, इन सर्कल मतलब घरवाली, अब आदमी तो लीचड़ होता है, बाहर वाली भी होगी। तो हर ट्राइंगल के लिए ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, अंदर से टच करता हुआ जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इन सर्कल। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? इन सेंटर। दूसरी बात मेरे भाई, हर ट्राइंगल के लिए एकमात्र ऐसा सर्कल पॉसिबल है, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, ट्राइंगल के तीनों शीर्ष से होके जाता है, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है। उसे मेरे दोस्तों ट्राइंगल का क्या कहते हैं? उसे ट्राइंगल का सरकम सर्कल या परिव्रत कहते हैं। समझ में? हर ट्राइंगल के लिए भगवान ने ऐसा सर्कल बनाया है, ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है। एक ही सर्कल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से, तीनों कोनों से होकर गुजरता है। देखो, वर्टेक्स ए से होकर गुजर रहा है, वर्टेक्स बी से, और ये वर्टेक्स सी से। हर ट्राइंगल के लिए ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। उसे हम मेरे दोस्तों ट्राइंगल का सरकम सर्कल या हिंदी में परिव्रत कहते हैं। उसे ट्राइंगल का सरकम सर्कल या परिव्रत कहते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, तो ये ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। अब अगर सर्कल है तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं रेडियस सेंटर जरूर होगा। तो इस सर्कल के सेंटर को ही मेरे दोस्तों हम सरकम सेंटर कहते हैं, और सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ से, जैसे इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके सामने ये बनता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सरकम सर्कल के सेंटर को ही सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को ही, परिव्रत के केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं। परिव्रत का जो केंद्र होगा मेरे प्यारे भाई, उसे ही परिकेंद्र कहा जाता है। सरकम सर्कल के सेंटर को ही सरकम सेंटर कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आप में से हर कोई ये जानता है कि भाई अगर हम सर्कल खींचते हैं तो सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस आप कहीं भी लो बराबर होगी। सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल की रेडियस होगी बच्चे, ये भी सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी मेरे दोस्तों, ये भी सर्कल की रेडियस होगी। किसी भी सर्कल में सेंटर से परिधि तक की जो दूरी है, सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, वो इक्वल होती है सर्कल की रेडियस के बराबर। दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, एक कॉन्सेप्ट आपने जाना कि हर ट्राइंगल के लिए एकमात्र ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। उसे हम ट्राइंगल का सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को ही सरकम सेंटर कहा जाता है। अगली जानने वाली बात यह है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि भाई ये सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होगी, ये क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी। ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर। बताइए, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, ये क्या होगी? ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर। ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी ये क्या होगी? ये भी मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर। तो आपने ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो पॉइंट नंबर 2, सरकम सर्कल की रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। सरकम सर्कल की रेडियस को, सरकम सर्कल की रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। सरकम रेडियस, या हिंदी में इसका नाम है परित्रज्या। क्या नाम है बेटा इसका? हिंदी में काफी गोरा नाम है, परित्रज्या। सरकम सर्कल की रेडियस को सरकम रेडियस या हिंदी में परित्रज्या कहते हैं, परित्रज्या। और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से इसे डिनोट करते हैं। जैसे इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, सरकम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, अब आपने यहां से मेरे दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किया? यहां से आपने कोई बात गौर की? देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है, उसे सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सर्कल की रेडियस सरकम रेडियस कहलाती है, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या आप लोग यहां से एक बात गौर कर रहे हैं बेटा? सोचो, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आप में इतने में शीर्ष कहते हैं ओसी, ये तीनों बराबर है। यानी कि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्ष से इक्वल डिस्टेंस पर होता है मेरे प्यारे भाई। पॉइंट नंबर 3, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। भाई ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर हुआ है, तो सरकम सेंटर की जो वर्टेक्स ए से दूरी होगी, उतनी ही दूरी शीर्ष बी से होगी, उतनी डिस्टेंस वर्टेक्स सी से होगी। ओए ओबी ओसी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? कैपिटल आर, सरकम रेडियस के बराबर होगा। तो सरकम सेंटर ऐसा पॉइंट है जिसकी तीनों ही वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। इन सेंटर से बिल्कुल अलग है। इन सेंटर में क्या होता था? इन सेंटर तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता था। इन सेंटर जो है
इन सेंटर जो है मेरे प्यारे भाई वो तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता था इन सेंटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। पॉइंट नंबर 4, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल थ्योरी, और इस थ्योरी पर भी सवाल आते हैं। समझ में नहीं आया? हरिकांत देवलिया जी क्या समझ नहीं आया आपको? क्या समझ नहीं आया भाई? आर क्या? आर इस सर्कल की रेडियस है शिवम यार। कैपिटल आर इस सरकम सर्कल की रेडियस है। सर्कल की रेडियस, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। सरकम सर्कल का इसका सेंटर है ओ, और सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है। सरकम सर्कल की रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं, सरकम रेडियस कैपिटल आर। पॉइंट ओ से ए की दूरी रेडियस, पॉइंट ओ से सी की दूरी सर्कल की रेडियस, पॉइंट ए से बी की दूरी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना समझो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अरे अगर आपको समझ में आया तो रिक्वेस्ट है कमेंट में यस लिख दीजिए भाई, यस लिख दीजिए। अगर आपने इन सेंटर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सब खिचड़ी सी पक जाएगी। क्या ये सर 3 वाला हिंदी में बोलो, ठीक है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। सूरज कुमार जी, ठीक है, सुजीत कुमार। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से, शीर्ष ए, शीर्ष सी, शीर्ष बी से दूरी बराबर है। ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों बराबर है। इससे ज्यादा क्या मैं आपको क्लियर थ्योरी पढ़ाऊं? पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था? पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था मेरे प्यारे भाई कि इन सर्कल में क्या पढ़ाया था कि किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इन सर्कल हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेगा, इन सर्कल हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेगा, तो सेंटर भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। लेकिन सरकम सेंटर में ऐसा नहीं है। ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो है, ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऊपर भी हो सकता है, और मेरे दोस्तों ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। आदि कौन त्रिभुज है, इसका सरकम सर्कल, इसका सेंटर यहां आएगा। समझ में? ये मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। बस ये ध्यान रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, और सरकम सर्कल का सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ में? मैं इस बात को अभी धीरे धीरे बारीकी से समझाऊंगा। अभी बस आप लिख लो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट है, कुछ तो शर्म करो, लिख लो। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर may lie inside, comma outside, और अपॉन दी ट्राइंगल। डिपेंड करेगा ट्राइंगल के साइज पे। सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। लिख लीजिए, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है जी? ये डिपेंड करेगा मेरे भाई कि ट्राइंगल का साइज कैसा है, ट्राइंगल की शेप कैसी है। इन सेंटर में बताया था, इन सेंटर कहां होता है? इन सेंटर जहां ट्राइंगल के, इन सेंटर मेरे दोस्तों जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट आपका इन सेंटर होता है। जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजक एक दूसरे को काटते हैं, वो मैंने पढ़ाया है। सरकम सेंटर कहां होगा मेरे दोस्तों? कैसे पता चलेगा सरकम सेंटर की पोजीशन? तो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, भाई ट्राइंगल में ना 3 भुजाएं होती हैं, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जहां पे काटेंगे, वो पॉइंट आपका सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर इज, सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुज की हिंदी में सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, वो पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर या हिंदी में परिकेंद्र होता है। पॉइंट नंबर 4 फिर से बता दीजिए भाई। मैं पॉइंट नंबर 4 फिर से बताऊंगा राजा बाबू कुमार, थोड़ी देर में। चुप रहो, अभी मुंह पे ताला मार लो, ताला। चुपचाप जो मैं बता रहा हूं केवल वो सुनो, हलक से आवाज मत निकालो वरना हाथ डालकर जी खींच लूंगा बाहर। यहां दिल सुनिएगा। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। इतनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, हैं?
ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो पॉइंट आपका सरकम सेंटर होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस, भाई यार पढ़ लो, मैं तुम्हारे कमेंट ही बंद कर रहा हूं, मैं सबके कमेंट बंद कर रहा हूं, तुम लोगों का पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, मुझे कमेंट देख के तुम्हारी डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है, भाड़ में जाओ, बकर बकर भौंकते रहो, मुझे कमेंट नहीं दिखाई देंगे तुम्हारे, मैंने कर दिए बंद। अब सुनो, अब तुम करते रहो बकर बकर, कमेंट बंद है, मैं अपनी मर्जी से तसल्ली से पढ़ाऊंगा। इतनी हैवी चीज बेटे, अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कल पूछ लो, कल याद नहीं रहेगा कुछ भी। जिस दिन इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंटर चारों पढ़ा दूंगा ना, सब खिचड़ी सी पक जाएगी, सब में कंफ्यूज हो जाओगे, सब में कंफ्यूज कौन क्या है, कहां से कैसे बनना है। सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो पॉइंट आपका सरकम सेंटर होता है। आप बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो लंब भी हो, 90 डिग्री का कोण भी बनाए और एबी को आधा आधा भी करे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लोगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लोगे, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो मेरे दोस्तों, एनी पॉइंट, इस लंब समद्विभाजक पर कहीं भी पॉइंट आप लोगे मेरे दोस्तों, कहीं भी, वो पॉइंट हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर होगा। वो पॉइंट हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर होगा। इस पॉइंट की ए और बी से जो डिस्टेंस है हमेशा बराबर होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई ये सेम लाइन आपकी, देखो क्या है, ये सेम लाइन हाइट भी है और ये सेम लाइन आपकी मेरे दोस्तों मीडियन भी है, वो किसी मिड पॉइंट है। तो ये इस वजह से मेरे दोस्तों ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से जो पीए की लंबाई होगी वही पीबी की लंबाई होगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट, हमेशा उसकी ए और बी से जो दूरी है, ए और बी से जो दूरी है वो डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट आप लोगे वो हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होते हैं। आरएचएस की प्रॉपर्टी के सामने ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं तो ध्यान से सुनेगा। ट्रायंगल एबीसी, मैंने बोला कि ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र होगा। ये साइड बीसी है, साइड बीसी है, ये साइड बीसी है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बोलो हां कि ना? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो हमेशा बी और सी से बराबर दूरी पर होगा। इस लंब समद्विभाजक पर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो हमेशा बी और सी से बराबर दूरी पर होगा। ऐसे मैंने साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड ए बी पे परपेंडिकुलर भी है और साइड ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, साइड ए बी को, और ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, यहां पर पॉइंट ओ पर। तो ये जो पॉइंट ओ बनेगा, ये जो पॉइंट ओ बनेगा ये स्पेशल होगा। स्पेशल क्यों होगा? अगर मैं पॉइंट ओ को बी से मिलाऊं, मैं पॉइंट ओ को सी से मिलाऊं, तो आप बस इतना देखो, बस इतना देखो कि साइड बीसी का, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की ओबी और ओसी से डिस्टेंस बराबर होगी, ओबी और ओसी से डिस्टेंस बराबर होगी। समझ में आया? ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, ओ से ए को मिला दूं, ओ से ए को मिला दूं, तो ये देखिए ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड ए बी का लंब समद्विभाजक, और इस लंब समद्विभाजक ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की बी से और ए से डिस्टेंस बराबर होगी, यानी कि जो आपका ओबी होगा वही आपका ओए होगा, जो आपका ओबी होगा वही आपका ओए होगा। यानी कि इस पॉइंट ओ की ओए, ओबी और ओसी से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट ओ की, इस पॉइंट ओ की ओए, ओबी और ओसी से जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो इक्वल है। इस पॉइंट ओ की ओए, ओए, ओबी और ओसी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जो डिस्टेंस ओए की है वही डिस्टेंस ओबी की है और वही डिस्टेंस आपकी ओसी की है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया, और यही तो चाहिए सर्कल खींचने के लिए, यही तो चाहिए सर्कल खींचने के लिए। अगर आपके पास एक पॉइंट से 3 बराबर लेंथ खींची गई है इस तरीके से, ये, तब क्या कर सकते हो आप? प्रकार लीजिए, पॉइंट ओ से ओए, ओबी, ओसी तीनों बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो? यहां पे रखो प्रकार की नोक, इतनी दूरी भरो प्रकार में और ये सर्कल ऐसे खिंच जाएगा। खिंच जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सर्कल खिंच जाएगा। यानी कि मुझे ऐसा पॉइंट पता चल गया जो तीनों वर्टेक्स ओए से, ओबी से, ओसी से बराबर दूरी पर है। तो अगर मैं पॉइंट ओ पर प्रकार की नोक रख दूं, पॉइंट ओ पर, चाहे ओए ले लो, चाहे ओबी ले लो, चाहे ओसी, कितनी भी दूरी प्रकार में भर के अगर मैं एक सर्कल खींचूंगा तो सर्कल ऐसा होगा जो पॉइंट ए से भी पास करेगा, पॉइंट बी से भी होकर गुजरेगा और पॉइंट सी से भी होकर गुजरेगा, और यही ट्रायंगल का मेरे दोस्तों सर्कम सर्कल होगा। क्योंकि ये ओए, ओबी, ओसी तीनों बराबर हो गया, और ये तीनों किसके बराबर होगा? ये तीनों किसके बराबर होगा? ये तीनों सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये कारण है कि ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपका सरकम सेंटर होता है। अगर मैं तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, एसी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, अगर मैं एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो भी यहीं से गुजरेगा। अगर मैं एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा मेरे प्यारे भाई एसी का, तो ये भी यहीं से गुजरेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एक ही जगह काटते हैं और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका सर्कमसेंटर होता है। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। सेंटर, ये जो पॉइंट ओ होगा मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल एबीसी का सर्कमसेंटर या हिंदी में क्या है बच्चों, ये परिकेंद्र है। तो पहला कॉन्सेप्ट बनता है, इस साइड बीसी द्वारा, आप मुझे बताओ साइड बीसी द्वारा ये जो सेंटर पे कोण बनेगा, साइड बीसी द्वारा ये जो सेंटर पे कोण बनेगा ये कितना होगा? साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे ये जो कोण बनेगा एंगल बीओसी, ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा मेरे भाई? साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा, पहला एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, कितना होगा बताइए जल्दी से। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी, और ये ट्रायंगल एबीसी का मेरे प्यारे बच्चे क्या है? सरकम सर्कल है। ओ इस ट्रायंगल का, ओ इस सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर है ओ। साइड बीसी द्वारा इस सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा एंगल बीओसी, क्या होगा बताइए जल्दी से, बताइए फटाफट कितना होगा ये, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं विशाल, 180 डिग्री, वाह। 120 डिग्री, वाह वाह बेटा। 90 प्लस ए बाई टू, वाह। साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे बना कोण, साइड बीसी द्वारा वर्टेक्स पे कौन सा कोण बनना है? वर्टेक्स पे कोण बनना है ए। इस एंगल ए का डबल होगा, इस एंगल ए का डबल होगा, दुगना, ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। अरे गधो 90 डिग्री प्लस ए बाई टू क्यों होगा? वो तो इन सेंटर में होता है, सरकम सेंटर में थोड़ा ना होता है। एंगल ए का डबल होगा। क्या आपने बचपन में 10वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, 10वीं क्लास की, जैसे हर बच्चे को स्कूल में मार मार के पढ़ा गया, क्या आपने पढ़ी नहीं कि सेंटर पे हमेशा परिधि का डबल कोण बनता है? अगर ये आपका आर्क है, परिधि पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो सेंटर पे हमेशा डबल कोण बनता है, 2 थीटा। 10वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 10वीं क्लास की। क्या आपको याद नहीं है? साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा एंगल बीओसी, वो इस एंगल बीएसी का डबल होगा, दुगना। 10वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद नहीं है आपको? सरकम, अगर मैं पॉइंट ए से ओ को मिला दूं मेरे भाई, अगर मैं पॉइंट ए से ओ को मिला दूं तो क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये इस ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है, और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या? रेडियस। ये भी मेरे दोस्तों कैपिटल आर है, सरकम रेडियस। ये भी सर्कल की रेडियस है, कैपिटल आर। ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर होगा, ये भी सर्कल की रेडियस है, कैपिटल आर। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, होगा कि नहीं होगा? सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। इस ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ओ ए बी को, दो भुजा बराबर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर, ये भी रेडियस कैपिटल आर, तो दो कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, हाँ या ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल ओ ए सी को देखते हो, ओ ए सी को, तो ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप यहां पे कैंची फिगर का कॉन्सेप्ट लगा लो, कैंची फिगर, पर आप कचरा लोग हो तो कैंची फिगर का कॉन्सेप्ट अब तक आप भूल गए होगे, तो चाहे आप इसको आगे बढ़ा लो। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो मैं जानना चाहता हूं पेपर में, इन स्केल एंड ट्रायंगल फील्ड, एक ना विषम बाहु आकृति का खेत है। आप ये समझो, देखो इस सवाल में थोड़ा आपको आंख बंद करके सोचना होगा क्योंकि इसका डायग्राम 3D में बनेगा। आपका ना खेत है, आपका ना ऐसे स्केल एंड ट्रायंगुलर फील्ड है, ऐसे आपका एक खेत है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ए बी सी। आपको चित्र ऐसे दिख रहा है, पर आप आंख बंद करके सोचो कि आपका एक खेत है, खेत। A pole is situated and angle of elevation from the corners to the top of pole are equal, then pole is situated on which point of triangular field? सवाल बोला एक विषम बाहु आकृति का मैदान है, इस मैदान में खंबा है। सपोज यहां पर एक खंबा खड़ा हुआ है, सपोज यहां पर एक खंबा खड़ा हुआ है, और ये खंबा ऐसे है कि मैदान के हर कोने से, मैदान के हर कोने से इस खंबे के शीर्ष का, खंबे के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो सेम है, बराबर है। तो बताओ ये खंबा किस पॉइंट पर है? खंबा सरकम सेंटर पे है, इन सेंटर पे है, ऑर्थो सेंटर पे, सेंट्रोइड पे है। वैसे तो आप लोगों ने बता दिया कि हम सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं, सरकम सेंटर पे, लेकिन मेरे प्यारे भाई लॉजिक क्या है इस बात का, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। अब आंख बंद करके सोचो कि जैसे आपका खेत है, त्रिभुज के आकार का विषम बाहु त्रिभुज है, और इसके बीचों बीच में खंबा खड़ा है, खंबा बीचों बीच में, जैसे मान लीजिए खंबा खड़ा है, खंबा, और ये खंबे की हाइट मैंने h मान ली। अब बोला गया कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी से तीनों वर्टेक्स से एलिवेशन एंगल सेम है। जैसे मैंने, होगा क्या कि हम पॉइंट ए से ऐसे मिलाओ, खंबे के टॉप को मिलाओ, हम ना पॉइंट ए से खंबे के, इसको सॉरी, खंबे के बेस को मिलाते हैं, तो एलिवेशन एंगल का क्या मतलब होता है? ये खंबे का टॉप है, ये खंबे का टॉप है मेरे दोस्तों, खंबे का टॉप है। तो पॉइंट ए से जब हम खंबे के टॉप को देखते हैं तो ये जो कोण बनता है ये होता है एलिवेशन एंगल थीटा। समझ में आया? चित्र मेरे दोस्तों यहां नहीं बना रहा, मैं अलग से बना रहा हूं, आंख बंद करके देखो। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, जब हम इस पॉइंट पे खंबा खड़ा, इस पॉइंट पे खंबा, यहां खंबा खड़ा है, बताओ मैं खंबा कैसे खड़ा करूं यहां पे? अब जब मैं इस खंबे को देखता हूं पॉइंट सी से, ये खंबे की हाइट है h,
जब मैं इस खंबे को यहां पॉइंट सी से देखता हूं तो पॉइंट सी से खंबे के टॉप को देखने पर यह भी एलिवेशन एंगल थीटा बन रहा है। ऐसे ही जब हम पॉइंट बी से खंबे को देखते हैं तो सेम एलिवेशन एंगल बनता है। अब आप खुद सोचो भाई, आप खुद सोचो भाई, ये भी कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है। जब थीटा सेम है तो टेन थीटा, जब थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा। टेन होता है लंब बटे आधार, भाई ये लंब है, ये आधार है। थीटा तभी सेम हो सकता है जब ये डिस्टेंस मेरे दोस्तों, ये डिस्टेंस मेरे दोस्तों बराबर हो। जब ये डिस्टेंस बराबर हो, अगर ये डिस्टेंस बराबर होगी तो टेन थीटा बराबर आएगा मेरे दोस्तों, टेन थीटा बराबर आएगा एच बटे दिस, एच बटे दिस। जब टेन थीटा बराबर होगा तो थीटा भी बराबर होगा। इसका मतलब ये खंबा ऐसा है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। ये खंबा ऐसा है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। जब तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब ये खंबा सरकम सेंटर पे खड़ा है। सरकम सेंटर ही ऐसा पॉइंट है, सरकम सेंटर ही ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए सवाल नंबर 2। एसएससी सीटीएसएल प्री 2024 और एसएससी सीजीएल के प्रीमियम पॉइंट है। अब 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल ही बन सकता है। यहां ए बी 11, ए बी की लंबाई है 11, बीसी की लंबाई है 13, एसी की लंबाई है 24। अगर आप यहां पे गौर से देखो, ए बी की लंबाई 11 है, बीसी की लंबाई 13 है और एसी की लंबाई 24 है। यहां पे इस प्रकार से डाटा सेट है कि 11 + 13 = 24, 11 + 13 = 24। इसका मतलब अगर मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या त्रिभुज बन पाएगा? यहां दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है, यानी कि त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ये तो एक सीधी रेखा बन जाएगी इस तरीके से, ए बी सी सीधी रेखा बन जाएगी। ए बी सी कि आपका ए बी 11 है, बी सी 13 है और ए सी 24 है। 11 + 13 24, सीधी रेखा बन जाएगी। जब सीधी रेखा बन जाएगी इसका मतलब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इन तीनों पॉइंटों से क्या कोई सर्कल गुजर पाएगा? क्या कोई सर्कल इन तीनों बिंदुओं से गुजर पाएगा? कोई वृत्त इन तीनों बिंदुओं से नहीं गुजरेगा, यानी कि जीरो। इस सवाल का आंसर जीरो है। पॉइंट एबीसी से कोई भी सर्कल पास नहीं करेगा। सेंटर ओ वाले सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो भाई सबसे पहले एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। इतना बड़ा सर्कल नहीं, हाँ ठीक है। एओ सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। एओ को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि उस सर्कल को के पर मिलता है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एंगल बी 80 डिग्री है, सी 64 है। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है कि बी 80 डिग्री है, सी 64, यानी कि बी बड़ा एंगल है, सी छोटा एंगल है। इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे भाई आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। थोड़ा सवाल को ढंग से समझ के करिएगा मेरे दोस्तों। ये ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल का सेंटर ओ है, तो सर्कल का सेंटर ओ ये होगा यहां पर। तो ट्रायंगल एबीसी सेंटर ओ वाले सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो ये जो सेंटर ओ है एक्चुअली ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है। ये क्या है? ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है। सवाल में बोला गया कि एंगल बी 80 डिग्री का है, एंगल सी 64 डिग्री का है, ये एंगल 64 डिग्री का है। बोला गया है एओ को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो सर्कल को पॉइंट के पर मिलता है। जब हम एओ को आगे बढ़ाते हैं एओ को, तो ये जो लाइन है ये सर्कल को जाकर यहां मिलती है पॉइंट के पर, पॉइंट के पर मिलती है। उसके बाद एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि ये एंगल डी ए के, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल बन रहा है एंगल डी ए के, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? बताओ जल्दी से, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ। दो ही है अंजलि, केवल दो ही हैं। यह सवाल 2018 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया था कि आपके पास मेरे दोस्तों एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल का सेंटर ओ है। ये देखो मैंने डायग्राम एक्यूरेट बनाया है कि ये एंगल बड़ा है 80 डिग्री, ये छोटा है 64 डिग्री। जब हम एओ को आगे बढ़ाते हैं तो सर्कल को के पर मिलता है और एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है। इनके बीच में ये वाला कोण बताना है। स्वाति कल का लेक्चर देखो, सर्कम सेंटर पे वर्टेक्स का डबल एंगल बनता है। स्वाति जी, बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 16 डिग्री बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 16 डिग्री जो लोग बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, इसका आंसर 16 डिग्री ही होगा। लेकिन 16 डिग्री क्यों होगा ये बताओ जरा आप। मैंने इसका कोई फॉर्मूला तो आपको लिखवाया नहीं है, हमने आपको इसको देखो बच्चे, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, वो गलत है। वो तब होता अगर ये लाइन एओ एंगल बाइसेक्टर होती, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती तो 80 और 64 को घटा के आधा कर देते, बट ये लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखो मेरे दोस्त एक बात बताओ, तरीके तो इस सवाल को करने के बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपके दिमाग में जो आए हमें तो वो देखना है, जो आप सबसे बन जाए। ओके, ये 90 डिग्री 80 डिग्री, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का होगा। इस ट्राइंगल ए डी बी को ध्यान से देखो, आप इस ट्राइंगल ए डी बी को ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है या 80 है, तो 10 डिग्री बचा, 80 10 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सरकम सेंटर की सबसे खास बात ये होती है कि सरकम सेंटर जो होता है ना, सरकम सेंटर जो होता है वो मेरे दोस्तों ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर होता है। सरकम सेंटर जो होता है वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ऐसे सवालों में आपको कुछ सरकम सेंटर से वर्टेक्स को मिलाना ही पड़ता है। आप मिला दीजिए, चाहे आप ओ से सी को मिला लो, चाहे आप ओ से बी को मिला लो, दोनों से सवाल हो जाएगा। अगर मैं ओ से बी को मिला देता हूं, सपोज अगर मैं ओ से बी को मिला देता हूं, सपोज मैंने कौन मिला दिया,
मुझे ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये बताओ आप बस मुझे ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बताओ। तो ये देखिए साइड ए बी द्वारा वर्टेक्स पे 64 डिग्री बन रहा है, साइड ए बी द्वारा वर्टेक्स पे 64 बन रहा है, तो सरकम सेंटर पे ये डबल कोण बनेगा 128 डिग्री, 128 डिग्री का बनेगा कि 128 डिग्री, बोलो हाँ। सरकम सेंटर पे हमेशा वर्टेक्स का डबल कोण बनता है। कितनी बार मैं एक बात आपको पढ़ाऊंगा, अगर ये थीटा है तो सरकम सेंटर पे डबल कोण बनेगा 2 थीटा। समझ में आई बात? अगर ये 64 है तो सरकम सेंटर पे डबल होगा 128 डिग्री। आप कहोगे लेकिन सवाल तो सॉल्व हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये भी जानते हैं आप कि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, यानी कि जो लेंथ ओ से ए तक की होगी ओ ए की, वही दूरी ओबी की होगी। ओए भी सर्कल की रेडियस होगी, ओबी भी सर्कल की रेडियस होगी, ओए भी सर्कल की रेडियस होगी, ओबी भी सर्कल की रेडियस होगी। यानी कि ये ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये एंगल 128 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, बाकी दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। अगर ये एंगल 128 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे बेटा? 180 डिग्री में से 128 घटाएंगे 52 डिग्री, और 52 डिग्री का आधा ये दो, अगर 128 डिग्री तो बाकी दोनों कोण कितने बचे? 52 डिग्री के, और दोनों बराबर होंगे आधा आधा, यानी कि ये कोण भी 26 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी पूरा 26 डिग्री का होगा, 26 डिग्री का यहां से यहां तक। तो बच्चों क्या अब ये सवाल सॉल्व नहीं हो गया? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? इसलिए अच्छा सवाल है कि भाई ये पूरा कोण यहां से यहां तक 26 डिग्री का है, ये 10 डिग्री का 10 डिग्री का, तो बीच में कितना कोण बचा? बीच में कितना कोण बचे? पूरा कोण यहां से यहां तक 26 से 10 है, तो कितना बचा? 26 में से 10 घटाएंगे 16 डिग्री का बचा। तो ये जो कोण है एंगल डी ए ये 16 डिग्री का बचा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है 16 डिग्री। एक दूसरे को जहां काटते हैं वो पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र होता है। सवाल में कहा गया है एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। अच्छा, एंगल क्यू पी आर 55, ये वाला एंगल 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्यू आर प्लस पी ओ आर, देखो इसकी तो अवेले हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, मुझे ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप कंफ्यूज होंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में कल ही पढ़ाया है कि जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे वो पॉइंट सरकम सेंटर होगा। आपसे पूछा एंगल क्यू ओ आर, तो ये एंगल क्यू ओ आर कितना आएगा? ये अगर 55 डिग्री है तो इस सरकम सेंटर पे बना एंगल डबल आएगा 110 डिग्री का, ये 110 डिग्री का आएगा, प्लस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर को मिलाओ तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? अगर 60 डिग्री है तो सरकम सेंटर पे डबल आएगा 120 डिग्री। आपसे इन दोनों का सम पूछा है, 110 प्लस 120 210, 30 डिग्री, तो ये एंगल 230 डिग्री का होगा। अच्छा सॉरी 65 डिग्री दिया है, 55 नहीं है सवाल में। ये एंगल 65 डिग्री का दिया है, 65 मैंने 55 लिख लिया। अगर ये 65 है तो ये एंगल 130 डिग्री का होगा, और 130 प्लस 120 250 डिग्री आंसर आएगा। 250 डिग्री सवाल का आंसर आएगा, 250। अरे बच्चों आप किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे? आपको साइड पता, अगर आपको कोई साइड पता है साइड ए और इसके सामने का एंगल पता है, अगर आपको कोई भुजा और इसके सामने का एंगल पता है, साइड ए है और इस साइड स्मॉल ए के सामने का एंगल आपको पता है, तो सरकम रेडियस होगी a अपॉन 2 sin a, सरकम रेडियस होगी a अपॉन 2 sin a, सरकम रेडियस होगी a अपॉन 2 sin a, सरकम रेडियस होगी a अपॉन 2 sin a। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि अगर मैं जनरली एक कॉन्सेप्ट लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि जैसे आपके सामने ट्रायंगल है, जैसे आपके सामने ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये भुजा आपका x है और इसके सामने का एंगल थीटा है थीटा, तो इस ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होगी, सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी है, जो सरकम रेडियस होगी, तो सरकम रेडियस होगी क्या होगा बेटा? तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होगा x बटे 2 sin थीटा, x बटे 2 sin थीटा। ये आ गया बच्चे, समझ में आई बात? ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर किसी भी ट्रायंगल की साइड आपको तीनों साइड पता है ए बी सी, तो उस ट्रायंगल की सरकम रेडियस जो होगी कैपिटल आर, उसका फॉर्मूला है ए बी सी बटे 4 डेल्टा, जहां डेल्टा मतलब उस ट्रायंगल का एरिया, डेल्टा जो है मेरे दोस्तों उस ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा जो है उस ट्रायंगल का एरिया। कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा, कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा, कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। कैपिटल पाइथागोरस थ्योरम से इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? एडी। एडी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, हाइट। एडी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन भी है, माध्यिका मीडियन भी है, मीडियन। बताओ जल्दी से फटाफट। और एडी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन एडी है साइड बीसी पे परपेंडिकुलर भी है, साइड बीसी को आधा आधा भी कर रही है, तो ये जो लाइन एडी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। अब आप मुझे बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। एडी, एडी जो है ट्रायंगल की हाइट भी है, ट्रायंगल की मीडियन भी है, और एडी जो है साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एडी जो है साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो पाइथागोरस से मुझे बताओ कि इस एडी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री के सामने ए है, ये ए बटे 2 है, तो पाइथागोरस से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बटे 4 घटाओगे 3 बटे 4 ए स्क्वायर, अंडर रूट लोगे 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि रूट 3 बटे 2 ए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है,
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी जो हाइट है वो √3/2a होती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी जो हाइट होती है मेरे दोस्तों वो √3/2a होती है, √3/2a। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ। ये जो पॉइंट होगा मेरे भाई, ये जो पॉइंट होगा, ध्यान सुनेगा, ये जो पॉइंट होगा ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। यही पॉइंट तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं। यही पॉइंट आपका इन सेंटर भी होगा, इन सेंटर। अगली बात, ट्रायंगल की तीनों हाइट भी एक दूसरे को यही काट रही हैं। ट्रायंगल की तीनों हाइट भी एक दूसरे को यही काट रही हैं, तो ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी होगा, एच ऑर्थो सेंटर भी होगा। ट्रायंगल की तीनों मीडियन भी है, ये तीनों माध्यिका भी एक दूसरे को यही काट रही, तीनों माध्यिका भी, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया का अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसके चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। है कि नहीं? इन रेडियस का डबल है कि नहीं मेरे दोस्तों? देख पा रहे हैं आप? यहां से सरकम रेडियस क्या इन रेडियस का डबल आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे यहां से डबल आ रही है, डबल। a/2√3 को अगर मैं इससे 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, सरकम रेडियस आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो इन रेडियस का डबल होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा सा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल, ये सारे कॉन्सेप्ट केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हैं, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, और किसी के लिए नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होता है? मुझे बताओ, एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे भाई? मैंने आपको समझाया किसी भी सर्कल का जो एरिया है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार, किसी भी सर्कल का जो एरिया वो पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, और पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर पे। आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो 2:1 का इस रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, 2/1 का स्क्वायर कर दो, 4/1, 4/1। तो हाइपोटीनस या हिंदी में कहें कर्ण, हाइपोटीनस का, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। कितने बच्चों को यह बात पता चल गई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर होगा और हाइपोटीनस का मिड तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। यानी कि सरकम सेंटर की जो वर्टेक्स ए से डिस्टेंस होगी वही सी से डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर ये सरकम रेडियस कैपिटल आर है तो ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर होगा। और अगली बात आपको ये जाननी है कि अगर मैं बी से ओ को मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर ही होगा। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है। रेडियस क्या होती है? सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। रेडियस क्या होती है? रेडियस का मतलब सर्कल के सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या हुई? इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है OA बराबर OB बराबर OC। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है क्या आया बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है उसके हाइपोटेनस का आधा होती है, हाइपोटेनस कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज की जो परित्रज्या होती है, समकोण त्रिभुज की जो परित्रज्या होती है वो उसके कर्ण का आधा होती है, वो उसके कर्ण। ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है BO, ये क्या है? ये जो डिस्टेंस आपको B से O तक की डिस्टेंस है, B से O तक की डिस्टेंस क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है। B से O तक की जो डिस्टेंस है राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। और मेरे प्यारे भाई ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी है। ये समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, 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 डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। कैपिटल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो बेटे मुझे बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन है क्या? ये जो गोरी गोरी लाइन है ये लाइन है क्या? तो आपको समझ नहीं आता, ये राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस की मीडियन है। बहुत सारी खिचड़ी है बेटा, एक बात नहीं है, दसियों बातें हैं। ये समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की माध्यिका है। यही लाइन हाइपोटेनस की मीडियन भी होगी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपको नहीं जानना है, बाद में समझाएंगे। समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, तो हाइपोटेनस की सबसे बड़ी भुजा की जो माध्यिका है वो सबसे छोटी होगी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, पेपर में एक बार यह भी सवाल पूछा गया था कि समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में ये जो हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये तीनों माध्यिकाओं में, तीनों मीडियन में सबसे छोटी होगी। ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगी मेरे प्यारे भाई। राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होगा, आधा होगा। ये सारी चीजें आपसे कुछ भी कहा जाए, इन सभी बातों का मतलब एक ही है। आपसे चाहे कुछ भी कहे एग्जामिनर, चाहे कुछ भी कहे, चाहे आपसे सरकम साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कहां काट रहे हैं? ट्रायंगल के बाहर काट रहे हैं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड AB का, इस साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का।
और ये साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तीनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? जब चित्र में देखा बाहर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? देखो, तो इसलिए ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा, बाहर होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा, बाहर। ठीक है। सवाल की कि क्या इंपॉर्टेंस प्री की हर शिफ्ट में आया था, हर शिफ्ट में 40 शिफ्ट में पेपर हुआ ऑनलाइन, तो 40 की 40 शिफ्ट में सवाल था डाटा बदलकर। आप देख लीजिए सवाल की कि क्या इंपॉर्टेंस है। दिए गए डायग्राम में एबीसी एक ट्राइंगल, आपके सामने डायग्राम दिया है, उस में एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें साइड AB 10 है, AC 6 है, AE 4 है। एडी, ये जो लाइन एडी है, ये सर्कल का डायमीटर है। आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इस सर्कल की रेडियस पूछे, सर्कल की रेडियस। मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। सवाल में दिया AB 10, AC 6, AE 4, एडी डायमीटर है। अच्छा, मुझे एडी की जरूरत है ही नहीं कुछ, ये हटाओ, ये हटाओ, क्या जरूरत है इस एडी की? कहीं से भी खींच दिया इसने बेवजह का। ये सवाल है बेसिकली कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें साइड AB 10 है, AC 6 है और ये AE 4 है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है भाई साहब, ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। यानी कि मेरे दोस्तों ये BC पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है BC पर परपेंडिकुलर है, AE जो है BC पर परपेंडिकुलर है, 4 सेंटीमीटर है, 4। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी, आपसे पूछा गया। मेरे भाई जवाब दीजिए, रेडियस करो। अपनी मर्जी से मत मानने लगना कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अपनी मर्जी से कुछ ना माने। ये BC कोई डायमीटर नहीं है, BC कोई डायमीटर नहीं है, रैंडम लाइन है कि भाई एक ट्राइंगल ABC है। ध्यान सुनेगा, आपको नहीं लग रहा कि ये जो सर्कल है ये इस ट्राइंगल ABC का सरकम सर्कल है? ये जो सर्कल है ट्राइंगल ABC का सरकम सर्कल है। अगर मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, मतलब मुझे ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी है, 10 है, ये 6 है, ये 4 है, साइड BC पर आपको हाइट दी है, बताओ क्या होगा? वैसे तो सवाल एक ही स्टेप का है, एक ही स्टेप का, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा सोचो, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, बहुत प्यार से सुनिएगा। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा। अब आप कहोगे सर यहां तो दो ही साइड दी है, तीसरी साइड तो दी ही नहीं है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे? आज भी निकल जाएगी बेटा, अब भी निकल जाएगी। सर्कम रेडियस होता है ABC/4 डेल्टा। एक साइड 10 है, दूसरी साइड 6 है, तीसरी साइड कितनी है मेरे दोस्तों? BC। ये मेरे दोस्तों तीसरी साइड BC है, BC आप बोलोगे हाँ सर थर्ड साइड BC है, BC/4 डेल्टा, बटे 4 डेल्टा। आप कहोगे सर डेल्टा तो पता नहीं, डेल्टा क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया। डेल्टा होता है ट्राइंगल का एरिया, एरिया होता है मेरे भाई 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं साइड BC को बेस मानता हूं, अगर मैं साइड BC को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ही तो है, देखो 90 डिग्री का कोण है 4। तो क्या ट्राइंगल का एरिया मैं ये नहीं लिख सकता 1/2 बेस गुणा हाइट? 1/2 बेस BC है और हाइट 4 है, 1/2 बेस गुणा हाइट। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई? यानी अगर BC आधार है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये BC से मेरे दोस्तों आपका BC कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, तो 60/8 आ गया, 10 छिंगा 60/2 चौक 8 आ गया, और 60/8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 7.5 सेंटीमीटर। तो सर्कम सर्कल की रेडियस 7.5 सेंटीमीटर आ गई। क्या प्यारा लॉजिक इस सवाल का है भाई, क्या प्यारा लॉजिक है। ये वो सवाल है जो 2017 प्री की हर शिफ्ट में आया था, 40 की 40 शिफ्ट में। बहुत सेंटीमीटर है, दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। PQ और PR दो कॉर्ड है, दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि सपोज एक सर्कल है, दो कॉर्ड खींची गई है PQ और PR। आप देखो यहां पे पॉइंट P कॉमन है, PQ और PR में पॉइंट P कॉमन है, यानी कि दोनों कॉर्ड पॉइंट P से खींची गई होंगी। अब यहां पे डायग्राम में प्रॉब्लम ये आती है कि कॉर्ड ऐसे होंगी कि ऐसे होंगी। कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। देखो मेरे दोस्तों, यहां पर भी सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पर भी सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे सर्कल है, सर्कल की रेडियस 10 है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि सर्कल की रेडियस 10 है, ये सर्कल की रेडियस 10 है और ये कौन है 90 डिग्री का, तो मैं आपसे पूछूं कि जरा ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी? तो पाइथागोरस से ये लेंथ आएगी। अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो 10√2, ये लेंथ 10√2 आएगी, और 10√2 का मतलब क्या होता है? लगभग 14 है, क्योंकि रूट 2 क्या होता है 1.414, ये लगभग 14 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये 90 डिग्री का कोण बनाता हूं, तो ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है 14 होगी। कितनी होगी? 14। ये जो कॉर्ड है, अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, तो ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी होगी? 14 होगी, 14। लेकिन सवाल में बोला है कि दो कॉर्ड ऐसी बनाई जाती है जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 से भी छोटी लंबाई है 12। तो यानी कि ये जो दो कॉर्ड होंगी, ये मेरे दोस्तों सेंटर को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाएंगी, है भाई, ये सेंटर से पीछे ही रह जाएंगी। ये दोनों कॉर्ड जो है, दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए सीरियस होकर पढ़ लो, ये दोनों कॉर्ड सेंटर से पीछे ही रह जाएंगी। ये दोनों कॉर्ड सेंटर से पीछे ही रह जाएंगी, ये दोनों कॉर्ड सेंटर से पीछे ही रह जाएंगी। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? हाँ जी भाई, अगर ये 10 में आपके सामने 90 डिग्री का कोण बनाऊं तो 14 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो दो जीवा है, दोनों की लंबाई 12 है, तो ये जो है सेंटर को क्रॉस करके ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। 14 से छोटा होता है 12, तो सेंटर से पीछे ही रह जाएगा ये 12। यानी कि अगर इस सर्कल की रेडियस 10 है, सर्कल की रेडियस 10 है, तो मेरे दोस्तों इस कॉर्ड की ये लंबाई 12 है, ये लंबाई 12 है, ये दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, 12-12। ये बात समझ में आ गई? 12-12। आगे सवाल में बोला गया ये दो जीवाएं PQ और PR, ये दोनों कॉर्ड PQ और PR है। ये PQ है मेरे दोस्तों और ये कॉर्ड आपकी PR है, ये PQ है और ये आपका PR है। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया है PO इंटरसेक्ट QR एट पॉइंट S। ये QR को मिला दीजिए मेरे दोस्तों, ये Q से R को मिला दीजिए, ये मैंने Q से R को मिला दिया।
अब सवाल में यह कहा गया है कि ये जो लाइन पीओ है, ये जो लाइन पीओ है, ये जो लाइन पीओ है, ये क्यूआर को, ओ क्या सर्कल का सेंटर, ये जो लाइन पीओ है, ये जो लाइन पीओ है, ये जो लाइन पीओ है, ये क्यूआर को यहां पॉइंट एस पर काटती है। जो लाइन पीओ ये जो है क्यूआर को यहां काटती है पॉइंट एस पर, सर्कल का सेंटर ओ है। ये जो लाइन पीओ है ये क्यूआर को पॉइंट एस पर काटती है। सवाल में आपसे कहा गया है, सवाल में आपसे कहा गया है, पूछा गया है कि ओएस की लंबाई क्या है, इस ओएस की लंबाई क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये मेरा सवाल है। सभी को क्या समझ में आ गया? तो आपके सामने एक सर्कल है बेटा, सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल की रेडियस यहां पे 10 है, दो कॉर्ड खींची गई है पी क्यू और पी आर, यानी कि सेम पॉइंट पी से खींची गई, दोनों में पॉइंट पी कॉमन है, तो एक कॉर्ड पी क्यू ऐसे होगी, एक पी आर ऐसे होगी, क्योंकि दोनों की लंबाई 12-12 है, 14 से कम है, तो सेंटर से पीछे रह जाएंगी, 14 से ज्यादा होता तो सेंटर से आगे कॉर्ड पहुंच जाती। सवाल में बोला गया कि ये जो लाइन पीओ है, जब हम क्यूआर को मिलाते हैं, क्यूआर को पॉइंट एस पर काटता है, ओएस की लंबाई क्या होगी, ओएस की लंबाई क्या होगी मेरे भाई? यही है। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? बोलो हाँ। जब ये सवाल पेपर में आया होगा या आगे भी आएगा, ये एक बार आ चुका, अगर ये सवाल दोबारा भी पेपर में आए तो भी पढ़ने वाले बालक इतने कचरा हैं कि 50% से ज्यादा बालक इस सवाल का डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। सॉल्व करना तो दूर की बात, सॉल्व करना तो छोड़ दीजिए, वो डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। अब यहां से सॉल्व करने का प्रोसीजर आता है, ओएस की लंबाई क्या होगी। एक बात बताओ, ये ओपी क्या है? ओपी सर्कल की रेडियस है, ओपी सर्कल की रेडियस है। जैसा ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे, ये रीजनिंग, जो मैथ भूल जाओ, बिल्कुल रीजनिंग है, सिमेट्रिसिटी देखो, जैसा लाइन, जैसा रेडियस ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे, कोई भेदभाव तो नहीं, कोई भेदभाव है क्या? कोई भेदभाव नहीं है। रीजनिंग समझो, रीजनिंग, जैसा ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है भाई। ये कॉर्ड भी 12 है, ये कॉर्ड भी 12 है, ये रेडियस है मेरे दोस्तों, और ये ऐसे मिलाया गया है। जैसा लाइन ओपी के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा नीचे दिखाई दे रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं है बेटा। बिल्कुल रीजनिंग का इस्तेमाल करिए, मैथ का इस्तेमाल करोगे तो टाइम लगेगा। जैसा लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे, तो मैं ये कह सकता हूं रीजनिंग से कि जो आपका एसक्यू होगा वही आपका एसआर होगा। जो एसक्यू की लंबाई है वही एसआर की लंबाई है, जो आपके एसक्यू की लंबाई है वही एसआर की लंबाई है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमको समझ में आ रही है। दूसरी बात समझने वाली ये है, ये एस यहां पे नाम देता हूं मैं, एस। दूसरी बात समझने वाली है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, जैसा लाइन ओपी के ऊपर है वैसा नीचे। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, बराबर बराबर होगा, आधा आधा, बराबर बराबर होगा, आधा आधा। यानी कि अगर ये कोण 90 डिग्री है, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी तो 90 डिग्री का होगा। अगर जैसा ऊपर है वैसा नीचे होगा, आधा आधा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो नीचे वाला कोण भी तो 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात? किसी बच्चे को कोई समस्या? हाँ जी। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ये कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक, मुझे ओएस की लंबाई निकालनी। वैसे तो यहां पे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, सवाल को सॉल्व करने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। प्रैक्टिस से सुस्मिता सावत, प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस से। देखो दोस्त, अगर मैं यहां पे इसको मिला देता हूं, ओ से क्यू को मिला दो, ओ से आर को मिला दो, तो दो ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ओपी क्यू, ओपी क्यू, ओपी आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों की रेडियस बराबर है, ये 12-12 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से दोनों लेंथ सेम हो जाएंगी। लेकिन ये मैथ वाली बात बहुत मुश्किल है करना पेपर में, थोड़ी सी बुद्धि को तेज करो, बादाम बादाम खाया करो, रीजनिंग का इस्तेमाल। क्या आपको दिखाई नहीं देता यार? क्या आप सोच नहीं पाते खुद से कि भाई जैसा लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही लाइन ओपी के नीचे है? यार खुद से क्यों नहीं सोच पाते बात को? सिमेट्रिक है यार, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नाम की कोई चीज होती है दुनिया में? अगर आपके बस की नहीं है सवाल समझना तो छोड़ दीजिए, इतना टाइम नहीं है यार, मैं परेशान हो गया हूं तुम लोगों से। जो एस क्यू होगा वही एस आर होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो आधा आधा होगा, 180 का जो आधा ऊपर आधा नीचे, 180 का आधा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हाफ हाफ होगा। ये 90, ये 90 है, ये 90, ये 90, इक्वल इक्वल हो जाएगा, आधा आधा। आपसे पूछा ओएस की लंबाई क्या होगी, फटाफट बताओ जल्दी से, ओएस की लंबाई क्या होगी? ओएस की सोचो, ये 12 है, ये 12 है, कैसे करोगे? जल्दी से। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे। ये जो है ट्रायंगल, जल्दी समझा करो भाई, समय कम है यार, क्यों नहीं जल्दी समझते? ये ट्रायंगल पीक्यूआर का सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। और आपको पता है किसी भी सरकम सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला है ए बी सी बटे 4 डेल्टा। ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये फॉर्मूला है। यहां पे मुझे जो सर्कल बताएगा इसकी रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, मुझे ऑलरेडी इस सर्कल की रेडियस दी हुई है, सेंटर से परी तक की दी हुई है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, सवाल में दी हुई है कि रेडियस 10 है, 10। देखो दोस्तों, मुझे ओएस निकालना है, ओएस, मुझे ओएस निकालना है। अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए, अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए, पीएस तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? पी से एस तक पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाइए, सरकम सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है? 12। ये साइड कितनी है? 12, 12 गुणा 12। थर्ड साइड क्या है? नहीं पता। ये थर्ड साइड, ये त्रिभुज की थर्ड साइड है, क्यूआर नहीं पता, बटे 4 डेल्टा, बटे 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जल्दी से जवाब दो, डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया। अगर मैं साइड क्यूआर को बेस मानता हूं, अगर मैं साइड क्यूआर को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स पी से हाइट है पीएस। क्यूआर को अगर मैं बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है पीएस, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 क्यूआर गुणा पीएस, 1/2 क्यूआर गुणा पीएस। ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। 1/2 क्यूआर को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से, फायदा क्या है कि क्यूआर से क्यूआर कट जाएगा, क्यूआर से क्यूआर कट जाएगा। 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 12 6 बार कट गया, पीएस ऊपर आ गया। ये 12×72/10 नीचे आ गया 7.2, तो पीएस की जो लंबाई है 7.2 सेंटीमीटर आ गई। बोलो हाँ कि ना? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पी से एस तक की लंबाई 7.2 आ गई। लेकिन सवाल में तो ओएस पूछा है,
सवाल में तो ओएस पूछा है। अब बताओ ये सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओ से पी तक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओ से पी तक 10 सेंटीमीटर है। पीएस मैंने कैलकुलेट निकाला 7.2, तो 10 में से 7.2 घटाएंगे तो ओएस की लंबाई कितनी आएगी, 2.8 सेंटीमीटर। और 2.8 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 2.8। ये हो गया। सवाल नंबर 27 आप पढ़ो मेरे भाई, दोनों देखिए सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2018 सीजीएल के प्री में आया था, सीजीएल के प्री में। आजकल तो लेवल बहुत गिरा दिया बेटा, उस टाइम पे एक लेवल होता था। 2018 सीजल प्री का पेपर में ये सवाल है, सेम टू सेम डाटा सेम है, सेम डायग्राम है कि एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है सर्कल का, पी क्यू पी आर दो बराबर जीवाएं हैं ना, 12 दोनों की सेम है। आपसे पूछा क्यूआर की लंबाई क्या होगी, क्यूआर की लंबाई क्या होगी, क्यूआर। मैं आपको सिखाऊंगा दूसरा तरीका ओएस निकालने का भी, अगर आपसे सपोज क्यूआर की लंबाई पूछ ली जाए। सवाल में क्या कहा है, सवाल में आपसे कहा है कॉड क्यूआर की लंबाई क्या होगी, जीवा क्यूआर की लंबाई क्या है, ये सवाल में आपसे पूछा है, कॉड क्यूआर की लंबाई क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, कॉड क्यूआर की लंबाई क्या है। सुनिए दोस्तों, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने सेंटर से वर्टेक्स को मिलाया, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे फिगर बन रही, बराबर बराबर होगा, 90-90 डिग्री मैंने कर दिया। तो बेटा जो क्यूएस है वही एसआर है। आप यहां चित्र से देख पा रहे हैं कि क्यूएस, सॉरी, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि क्यूएस, एसक्यू और एसआर की लंबाई, जो क्यूएस है वही आपका मेरे दोस्तों एसआर है। ठीक है दोस्त, सेकंड मेथड बता रहा हूं, सेकंड मेथड से ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ओ से क्यू को मिला देता हूं, सुनिए, अगर मैं सेंटर ओ से क्यू को मिला देता हूं तो ये क्या है बेटा, ये सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। ठीक है बेटा, सर्कल की रेडियस तो दी हुई है ना, ये भी सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे यहां पे कॉर्ड क्यूआर की लंबाई निकालनी है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा क्यूएस, मुझे क्यूएस पता करना पड़ेगा। और ये जो क्यूएस है, अगर क्यूएस पता लग गया तो एसओ भी आ जाएगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मुर्दे की तरह सुनते रहा करो। अगर क्यूएस की लंबाई पता लग गई तो एसआर भी पता लग जाएगा और जीवा क्यूआर की लंबाई भी आ जाएगी डबल करके। अब बताओ ये क्यूएस की लेंथ कैसे आएगी मेरे भाई, सोचो समझो जवाब दो। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो बहुत सारे सवालों में आप लगा सकते हैं। आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ओ पी क्यू, आपको यहां पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है मुझे, इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, ये साइड 12 है, तो एरिया आ जाएगा, तीनों साइड पता है। और ये क्या, ये जो क्यू है ये हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है बेस ओपी पर, ओपी रेडियस पर ये हाइट है। तो मैं यहां से ट्रायंगल का एरिया बराबर कर दूंगा। अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड 10 से 10 और 12 हैं तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 10 10 20 12 32 का आधा 16, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6 ही आएगा। जाएगा बेटा 16 चौका 64 कंडूट 8, 36 कंडूट 6 यानी कि 48। तो इस ट्रायंगल का एरिया 48 आ जाएगा, 48 ट्रायंगल का एरिया आ गया 48, ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया 48 आ गया हीरोज फॉर्मूला से। ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, 12 है, सभी पेरीमीटर आपका 16 आ गया, हीरोज फॉर्मूला लगाया, रूट एस माइनस बी एस माइनस एरिया 48 आ गया। अब आप कहोगे सर एरिया का करोगे क्या, एरिया निकाल लिया हमने हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है क्यूएस निकालने में। अब आप एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का दिख रहा है ना, 90 डिग्री का कौन है। अगर मैं साइड बीएस साइड ओपी को बेस मानता हूं, ओपी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है ना बेटा, इस सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हाइट है। अगर मैं ओपी को बेस मानता हूं तो मेरे भाई ये बताओ इस ट्रायंगल की हाइट मुझे निकालने, तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस आपका 10 है, ओपी आपकी रेडियस है 10 है, और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है, पॉइंट क्यों से हाइट है एस क्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से एस क्यू कितना आएगा, यहां से एस क्यू आ जाएगा 48 दूनी 96/10 9.6, तो एस क्यू की लंबाई 9.6 आ गई, बोलो हाँ। तो यहां से एस क्यू की लंबाई 9.6 आ गई एरिया को बराबर करके। तो कभी भी ऐसा सवाल आए आप एरिया को बराबर करके मेरे दोस्त निकाल सकते हैं। 10 कैसे, सवाल में दिया है, सर्कल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर सवाल में दिया, घोंचू कचरा धरती पे बोझ कलंक। ठीक है, तो चूंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी थी, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है, तो हमने एरिया को बराबर करके हाइट निकाल ली एस क्यू 9.6 आ गया। तो जीवा क्यूआर की लंबाई कितनी आएगी, जीवा क्यूआर की लंबाई आएगी 9.6 का दुगुना, जो कि हो जाएगा 19.2। तो 19.2 सेंटीमीटर जीवा क्यूआर की लंबाई है, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। ये हो गया। तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसके सेंटर की पोजीशन अलग होगी, सर्कम सेंटर की पोजीशन अलग होगी। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है डी, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, अंडर रूट आर स्क्वायर लिख लीजिए, स्मॉल आर क्या आएगा, अंडर रूट 5/2 है, स्मॉल आर अंडर रूट 5/2 है। ये फॉर्मूला आ गया, तो रट लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाए, समझने के लिए बहुत ज्यादा हाई आईक्यू चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पाए तो ये फॉर्मूला आप रट लीजिए कि अगर किसी क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर की साइड ए है, क्वाड्रेंट की रेडियस आर है, तो स्मॉल आर बराबर अंडर रूट 5/2 है, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट 5/2 है। सवाल ये था कि भैया यहां वर्ग की भुजा रूट 5/2 है, तो ये पूरे पे अंडर रूट है, वर्ग की भुजा अंडर रूट 5/2 है, तो वर्ग की त्रिज्या क्या होगी, यहां वैल्यू रख दो। अगर वर्ग की भुजा रूट 5/2 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, रूट 5/2, वर्ग की भुजा भी रूट 5/2, तो रूट 5/2 की रूट 5/2 में गुणा होगी तो ये आ जाएगा 5/2, और 5/2 कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। और 90 डिग्री से बड़े है ना, देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
पी क्यू आर बड़ा है ना थोड़ा सा 122 डिग्री, और ये आपका छोटा है, ये आपका छोटा है मेरे दोस्तों 116 डिग्री। ऐसे बना लेते हैं। चलिए अब डायग्राम कैसे बना लो, क्योंकि मुझे ना क्यू और एस सामने सामने रखने, पी क्यू आर एस, ये मैंने क्वालिटल बना लिया। सवाल के अनुसार एस आर आपका 17 सेंटीमीटर है, ये एंगल पी क्यू आर 122 डिग्री का है, ये एंगल पी एस आर 116 डिग्री का है। आपसे पूछा है ना, क्या पूछा आपसे, क्यू एस की लंबाई पूछी, क्यू से एस तक की लंबाई पूछिए, बताओ। ये आपको 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एस आर की लंबाई 17 है, ये बताइए। सोचो कुछ हो पा रहा है क्या इसमें, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ कि तो होगा। मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर कोई सर्कल इस तरीके से है तो सेंटर पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का डबल होता है। अगर मैंने सर्कल का आर्क ले लिया सब कुछ, इस आर्क द्वारा अगर का डबल होता है, अगर मैंने सर्कल का आर्क ले लिया सब कुछ, इस आर्क द्वारा अगर ये वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा, सेंटर पे ये हमेशा डबल बनेगा 2 थीटा, ये कोण 2 थीटा बनेगा। ये है अगर मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, अगर मैं सर्कल के इस आर्क की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने आर्क बहुत बड़ा ले लिया, जैसे भाई मैंने ये वाला आर्क ले लिया, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क ले लिया, ये वाला आर्क इतना बड़ा आर्क है, अब इस आर्क द्वारा ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है, ये एंगल अल्फा बन रहा है परिधि पे, तो सेंटर पे जो कोण बनेगा, सेंटर पे इसी आर्क द्वारा जो कोण बनेगा, ये डबल नहीं बनेगा बेटा 2 अल्फा, डबल नहीं बनेगा 2 अल्फा, ये ध्यान आपको रखना है। अब आप देखो ये जो दोनों कोण दिए मुंह फुकाने के लिए तो दिए नहीं, में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन ढूंढो क्या है। 122 है तो ये बतेगा बेटा, नहीं यहां से बनेगा बेटा, देखो ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि ये पूरा एक चक्कर